Good morning, everyone. Today is 14th of October 2022, and here are the headlines I will show you in slide that I will be covering today. The first news is as MPC fails on CPI mandate, RBI growth inflation balance gets trickier. Second, India missed fifth largest economic tag to UK by 10 billion this year. Wall Street falls as hot inflation data drives fear of high rate hike. Fourth is high food price led inflation worrisome for market policy makers, says the analyst. Sensex slips 391 points, Nifty holds 17,000 ahead of US CPI data, Wipro cracks 7%. An Adani Group company likely to be rated higher than the sovereign report. India's economy faces significant external headwind, says IMF. At $2.7 billion, startup funding in India at 2-year low in Q3, PwC India's. Russia warns of World War III if Ukraine joins NATO military alliance. And the world is dangerously close to recession, warns World Bank president. According to IMF, India is the bright spot on the dark global horizon. And the US inflation pressure further intensified in September. So I'll be covering these topics in my slide today, and these are the topics that I have collected from Business Standard and the Economic Times newspaper. So let us begin. So the IMF fails on CPI. I'll be explaining this that according to the 6-member monetary policy, हम लोग जानते हैं कि RBI ने 6 मेंबर का मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बना रखा है, जिसका कि टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% दैट इज 6% या फिर 2% तक 2 से 6% तक इन्फ्लेशन को रखा जाए. लेकिन RBI जो है ये फेल कर गया है ये इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर लिमिट करने में फॉर द थर्ड क्वार्टर कंजिक्यूटिवली 3 क्वार्टर लगातार में. तो और ये कल भी डेटा आया था कि इन्फ्लेशन जो है 7.4% है सितंबर मंथ में. तो और ये तीसरा क्वार्टर हो चुका है जिसमें कि RBI ब्रीच कर गया है 6% इन्फ्लेशन रेट को. तो जब भी ये है कि अगर 3 क्वार्टर लगातार RBI नहीं कंटेन कर पाता 6% के अंदर इन्फ्लेशन रेट को, तो फिर RBI को रेमेडियल एक्शंस प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट को कि क्यों ये नहीं कर पाया टारगेट को मीट और क्या करना पड़ेगा ताकि ये टारगेट मीट हो पाए. ये RBI को इन रिटर्न फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना पड़ता है. और इस साल RBI है ऑलरेडी जो है 190 बेसिस पॉइंट ऑफ रेपो रेट को इंक्रीज़ कर चुका है, फिर भी ये 6% के अंदर कंटेन नहीं कर पाए हैं. सो RBI विल बी प्रोवाइडिंग द रेमेडियल एक्शन सून टू द गवर्नमेंट. So the central bank will now have to provide a report to the government explaining the reasons for the failure and the steps that will be taken. नेक्स्ट, इंडिया मिस्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक टैग टू यूके बाय 10 बिलियन दिस ईयर. तो इंडिया जो है वो यूके के बराबर नहीं हो पाया फिफ्थ लार्जेस्ट, इट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और बाय 10 बिलियन वो मिस कर गया है. तो फाइनेंशियल ईयर 22 का अगर हम बात करें तो जो इंडिया 3.18 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी है और ब्रिटेन जो है 3.19 ट्रिलियन इकनॉमी है. तो बेसिकली 10 बिलियन डॉलर से इंडिया पीछे रह गया है. और ये जो साइज़ कैलकुलेट किया जाता है, हाँ, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अप्रैल से लेके मार्च वक्त, जैसे अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का. और जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, दैट इज़ जनवरी से लेकर दिसंबर तक. तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया 3.18 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी है और ब्रिटेन 3.19 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी. फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में माना जा रहा है कि इंडिया विल बी 3.47 ट्रिलियन और यूके 3.2 ट्रिलियन. मतलब इंडिया विल बी ग्रेटर देन यूके बाय 27 बिलियन डॉलर. और फिर आगे चल के अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में, दैट इज़ 25 से लेके 26 में इंडिया जो है जर्मनी के बराबर हो जाएगा एंड विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकनॉमी. और फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडियन इकनॉमी विल बी क्लोज टू 5 ट्रिलियन इकनॉमी. हमारा जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनने का, ये वो फाइनेंशियल ईयर 27 में हम लोग क्लोज पहुँच जाएंगे, दैट इज़ अराउंड 4.94 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी इंडिया हो जाएगा. और फाइनेंशियल ईयर 28 का बात करें तो इंडिया विल बी ग्रेटर देन जापान एंड विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी एंड इट इज़
expected according to IMF World Economic Outlook that in financial year 28 India will become the third largest economy after surpassing Japan. तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और अगर हम बात करें कि थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फाइनेंशियल ईयर 28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि इंडिया जो रुपी जो है कितना अमाउंट को ऑफ गुड्स को खरीद सकता है, बास्केट्स ऑफ गुड्स, और US डॉलर में भी सेम बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने में कितना पैसा रहेगा, उस रेशियो को यूज़ किया जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए कंट्री को देखा जाता है जब हम लोग एक करेंसी को रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रहेगा फाइनेंशियल ईयर 28 तक। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट मिस्ड कर गया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से जस्ट बाय $10 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22, लेकिन फाइनेंशियल 23 में इट विल सरपास UK। The next news is Wall Street falls as hot inflation data drives fear of big higher rate। तो अभी क्या हो रहा है कि फेडरल रिजर्व ये सबको लग रहा है कि फेडरल रिजर्व इज़ गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट जब वो नवंबर में मीटिंग होगा फेडरल रिजर्व्स का। तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि हेडलाइन जो CPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 8.2% तक बढ़ गया सितंबर में, जो कि एस्टिमेट किया गया था कि 8.1% ही रहेगा, बट इट इवेंट टू 8.2%। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन बात करें, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो फूड और फ्यूल का प्राइसेस को हटा दिया जाता है उससे। तो फूड और फ्यूल को अगर हटा दे तो जो इन्फ्लेशन बचता है वो कोर इन्फ्लेशन रहता है। और वो कोर इन्फ्लेशन जो है 6.3% था अगस्त में इन US, विच हैज़ इंक्रीज टू 6.6%, मतलब 6.63 से 6.6% चला गया है एक महीने में। तो बिकॉज बोथ द CPI इन्फ्लेशन एंड द कोर इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज, तो और ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो एंटिसिपेट किया गया था, डेस्पाइट कि सेंट्रल बैंक वहाँ का फेडरल रिजर्व इतने इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि सेंट्रल बैंक फर्दर इसको इंक्रीज़ करेगा इंटरेस्ट रेट को। और लास्ट मंथ सेंट्रल बैंक ने कहा भी था कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए वेरी मच रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ इन केस अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो। सो देर इज़ अ फियर, और इस कारण से मार्केट भी जो है वहाँ का वॉल स्ट्रीट जो है इंडेक्स जो है वो गिर गया, फ्रेश टू ईयर लो में चला गया। हेडलाइन एंड कोर सितंबर CPI राइज मोर देन दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड मेगा कैप ग्रोथ स्टॉक टम्बल्ड ऑन रैपिड रेट हाइक फियर्स। यही इस इंक्रीज ये फियर कि आगे इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया जाएगा, इस कारण से स्टॉक मार्केट वहाँ का नीचे गिर गया। नेक्स्ट इज़ हाई फूड प्राइस रिलेटेड इन्फ्लेशन वरीसम फॉर मार्केट पॉलिसी मेकर्स एनालिस्ट। तो वही है कि जो इन्फ्लेशन बेसिकली फूड प्राइसेस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमने US का बात किया, दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6.3 इन अगस्त टू 6.6 सॉरी कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। इसमें कोर इन्फ्लेशन में तो फूड और फ्यूल नहीं लेते हैं, पर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 8.1% एंटिसिपेट किया गया था, जो कि 8.2% हो गया। तो बेसिकली ये मेन रीज़न है कि फूड हाउसिंग प्राइसेस जो है US में कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द इन्फ्लेशन रेट, और फूड बेसिकली फूड हेल्थ एंड हाउसिंग प्राइसेस, तो इस कारण से स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो रहा है। और उसी तरह सेंसेक्स स्लिप किया, NSE निफ्टी 50 swung widely in the range of 17,112 to 16,957। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये इससे यही पता चल रहा है मार्केट में। मार्केट सेंटिमेंट्स जो है क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इस कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ऑफ कोर्स सेंसेक्स वो कल गिरा था 391 पॉइंट्स, ऑल बिकॉज सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि US में कंज्यूमर प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। नेक्स्ट है एन अदानी ग्रुप कंपनी लाइकली टू बी रेटेड हायर देन द सॉवरेन। इसका मतलब क्या, सॉवरेन जो है बेसिकली हमारा कंट्री इंडिया है, जिसको एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज ने BBB रेटिंग कर रखा है। मतलब एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज में आया S&P और फिच रेटिंग जो है वो BBB- का रेटिंग दिया है।
ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि अदानी जो है जो कि सबसे एशिया का रिचेस्ट मैन है और वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, उसका जो बिज़नेस में जो ग्रोथ हुआ है बहुत ही रैपिड हुआ है। एंड द कंपनीज़ जो भी अदानी ग्रुप के अंडर लाई करता है, ग्रुप मतलब कि जो प्रोमोटर्स होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे अदानी, गौतम अदानी अगर कोई प्रोमोटर है, उसके बहुत सारे कंपनीज़ हैं और उस सारे कंपनीज़ में अगर गौतम अदानी इज़ द प्रोमोटर देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप कंपनी। सारे कंपनीज़ को अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ माना जाएगा। तो अगर कॉमन प्रोमोटर होते हैं तो वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम कैसे जानेंगे कि प्रमोटर कॉमन है कि नहीं? वो MCA के वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो सारे जो प्रमोटर्स रहते हैं उसमें लिस्ट दिया रहता है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो आता है MCA रिपोर्ट, उसमें दिया रहता है कि कौन प्रमोटर्स कॉमन है या नहीं। तो जो भी ग्रुप कंपनीज़ है, ये माना जा रहा है कि ग्रुप कंपनीज़ का जो एक्सटर्नल रेटिंग किया गया है सारे कंपनीज़ का अदानी के ग्रुप के अंडर, वो जो है BBB रेट से ऊपर या फिर उसके बराबर है। मतलब अभी राइट नाउ इट इज़ मोर देन BBB रेटेड। तो BBB के ऊपर कौन कौन सा रेटिंग है? A रेटेड होता है, AA होता है और मैक्सिमम AAA रेटिंग होता है। तो ये रेट जो भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बिलोंग करता है, इधर A, AA या AAA रेटेड है, दैट इज़ मोर देन द सॉवरेन रेटिंग ऑफ इंडिया जो कि BBB रेटिंग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि द परफॉर्मेंस ऑफ द अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इज़ रॉबस्ट। हाँ, अगर हम उनका डेप्थ प्रोफाइल देखें, जब बहुत सारे रेशियो एनालिसिस करें, जैसे डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो को देखें, इंटरेस्ट कवरेज सर्विस रेशियो, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में है, लिक्विडिटी रेशियोज़ में जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब अगर देखें, मैनेजमेंट उसका बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस कारण से जो भी रेटिंग्स आ रहे हैं वो मोर देन BBB आ रहे हैं। BBB इज़ द इंडिया सॉवरेन रेटिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द अदानी ग्रुप कंपनीज जो है वो सॉवरेन रेटिंग से ऊपर रहेगा। ये ऐसा S&P एंड फिच ने बताया है। इंडियाज इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल हेडविंड्स से IMF। तो जो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स ने एग्रेसिव रेट हाइक कर दिया है, यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो वॉशिंगटन बेस्ड फंड जो है उन्होंने बताया है कि अब हमारा ग्रोथ इस कारण से इफेक्टेड होगा। तो ग्रोथ उन्होंने 0.6% लोअर कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, जो कि अब 6.8% तक चला गया। हमारा ग्रोथ रेट उनके अकॉर्डिंग होगा, विच इज़ ए बिगेस्ट डाउनग्रेड अमंग, ये बिगेस्ट डाउनग्रेड है मेजर इकोनॉमीज़ में बात करें तो। और हमारा इकोनॉमी का मेन चैलेंजेस अभी क्या है? तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन हम कल ही डेटा आया था कि 7.4% तक चला गया है, विच हैज़ एक्सेलरेटेड द 5 मंथ हाई है ये, और ये थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर है जिसमें कि टॉलरेंस लेवल के बियॉन्ड इन्फ्लेशन रेट हो चुका है। तो टॉलरेंस लेवल क्या है? 6% इंटरेस्ट रेट है। तो इट हैज़ गॉन बियॉन्ड 6% फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर। सो ये बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें हमारे इन्फ्लेशन में रीज़न है, जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑफ कोर्स एग्रेसिव रेट हाइक बाय सेंट्रल बैंक्स इन US फेडरल रिजर्व्स, और जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसके कारण की सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट, एट 2.7 बिलियन स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया एट 2-year लो। तो PwC इंडिया का मानना है कि जो भी सिर्फ इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स आए हैं जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 2022 के, उसमें सिर्फ 2 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर पाए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये ग्लोबल ट्रेंड में भी वही है कि जो नंबर ऑफ़ नया यूनिकॉर्न्स जो आए थे लास्ट क्वार्टर में, उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड पाया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑफ कोर्स हो चुका है, और इस कारण से, स्लोडाउन के कारण जो है स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। स्टार्टअप फंडिंग हैज़ बीन द सबसे ज़्यादा एडवर्स हिट हुआ है इस कारण से, ग्लोबल स्लोडाउन के कारण से। और ये ग्लोबल स्लोडाउन राइट नाउ किसी को पता नहीं कब तक चलेगा, इस कारण से अनप्रिडिक्टेबिलिटी होने के कारण और ज़्यादा फंडिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसलिए द नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स जो हम हर क्वार्टर देते थे, इस क्वार्टर में, दैट इज़ जुलाई से सितंबर में, सिर्फ 2 ही यूनिकॉर्न्स हो पाए हैं। नेक्स्ट इज़ रशिया वॉन्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 इफ़ यूक्रेन जॉइन्स NATO मिलिट्री अलायंसेस। तो एक्चुअली क्या है कि रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के अकॉर्डिंग फॉर्मली उन्होंने क्लेम किया है कि दे हैव एनेक्स्ड 18% यूक्रेन टेरिटरी को उसने कैप्चर कर लिया है। तो इसलिए यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है
जो बोल रहे हैं कि वो फास्ट ट्रैक करने के लिए ताकि नाटो मेंबरशिप उसको मिल पाए और उसको नाटो में इंक्लूड हो जाए। दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज़ है, 30 मेंबर है। तो इसमें इंक्लूड होने के लिए बेसिकली इन 30 मेंबर्स का फिर कंसेंसस भी चाहिए होगा। और रशिया फिर बोल रहे हैं कि अगर वो नाटो का मेंबर बनता है तो इट इज़ गोइंग टू गो फॉर ए फुल फ्लेज वॉर, इवन वो न्यूक्लियर मिसाइल भी अटैक कर सकते हैं। तो और रिसेंटली हम लोग जानते हैं क्या हुआ था कि रशिया की यूक्रेन ने एक ब्लास्ट किया था कर्च ब्रिज पे, हाँ, जो कि रशिया का मेन लैंड को क्रीमिया पेनिनसुला से कनेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था रशियन प्रेसिडेंट को, और रिटेलिएशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेवी सेलिंग किया रेसिडेंशियल एरिया में वो भी यूक्रेन के, तो जिसके एज अ टेररिस्ट अटैक माना यूक्रेन प्रेसिडेंट ने। तो रशिया अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, इट कैन नो लॉन्गर होल्ड, एंड इफ़ इन केस अगर ये एक्सपेडाइट होता है नाटो में इंक्लूजन का बात, तो रशिया इज़ गोइंग वार्न किया है कि इट विल गो फॉर ए वॉर। इसके बाद द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द हाउ वर्ल्ड डेंजरसली इज़ क्लोज टू रिसेशन। ये वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट का मानना है कि वर्ल्ड जो है रिसेशन के करीब है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ फॉरकास्ट है वो 23 में, फाइनेंशियल ईयर 23 का, वो 3% से डिक्लाइन होकर के 1.9% चला गया है, एंड 1.9% इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट इज कॉल्ड द ग्लोबल रिसेशन। तो ये चैलेंज अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा है सेंट्रल बैंक्स के लिए। चैलेंज ये है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसको कंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, कैपिटल फ्लो बहुत कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइक इन द इंटरेस्ट रेट। और सारी कंट्रीज़ जो है ये रिसेशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सब कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग होते हैं। सारे कंट्रीज़ का मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल कंडीशंस ये अलग अलग होता है कि कुछ कंट्रीज़ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स होता है, कुछ कंट्रीज़ कंज्यूमर्स होते हैं, तो इनमें कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ग्लोबल रिसेशन इज़ को डेंजरस माना जाता है। और अगर जैसे कि यूएस अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से जो कंट्री का डेप्थ होता है, जो उधार है कंट्री ने किसी से लिया है, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो ब्याज दर है उधार के ऊपर वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उससे लोन ज़्यादा हो जाता है कंट्रीज़ का। और दूसरा कि करेंसी डिप्रिशिएट भी हो जाता है। जैसे अभी डॉलर 82-83 के बीच में है, बहुत पहले 80 था। तो इससे क्या होगा कि $1 के लिए अब 83 रुपीज़ देना पड़ेगा। $1 लोन के लिए, पहले $1 लोन के लिए 80 रुपीज़ देना पड़ता था। तो बिकॉज ऑफ द डिप्रिशिएशन भी होने के कारण करेंसी का जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इसके कारण कि डेप्थ क्राइसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने वैसे कमेंट एजुकेशन के ऊपर भी किया कि एजुकेशन और क्लाइमेट पे भी बताया कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ग्लोबल रिसेशन से बचना है तो इन चीज़ पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ को भूलना नहीं है। Next is India is the bright spot on the dark global horizon, IMF, according to IMF MD Christina Georgieva। तो इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि इंडिया जो है एक ब्राइट स्पॉट है, ये फास्ट ग्रोइंग नेशन है इंडिया। हाँ, क्राइसिस के दौरान भी इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ रेट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ किया था इन अप्रैल से जून क्वार्टर का, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जो क्वार्टर आता है, तो उसमें 13.5% ग्रोथ रेट हुआ था। तो एक तो फैक्टर है इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट क्यों हुआ था लास्ट क्वार्टर, क्योंकि बेस इफेक्ट के कारण। बेस इफेक्ट मतलब कि इस क्वार्टर को अगर हम लास्ट ईयर वाले क्वार्टर से बात करें तो लास्ट ईयर में ग्रोथ रेट कम था। तो हम ग्रोथ कैसे निकालते हैं, चेंज जो हो रहा है इस साल का ग्रोथ रेट माइनस पिछले बार का ग्रोथ रेट डिवाइड बाय पिछले बार का ग्रोथ रेट इंटू 100 करते हैं, ग्रोथ रेट ऐसे निकलता है। तो अगर हम पिछले बार से कंपेयर करें, पिछले बार कम था तो जिस कारण कि ग्रोथ रेट ज़्यादा दिख रहा है अगर हम पिछले बार से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए 13.5% ग्रोथ रेट है। एक तो ये फैक्टर, दूसरा कि जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस था वो ईज़ आउट हो गया, तो इस कारण भी इंडिया ने ग्रोथ दिखा। तो बेसिकली इसलिए IMF प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि
ग्रोथ बहुत IMF के MD बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, दैट इज़ अराउंड डबल डिजिट ग्रोथ रेट हुआ है। और एक और कारण है, उन्होंने बताया, पिन पॉइंट किया कि डिजिटाइजेशन हैज़ प्लेड ए बिग रोल। डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि डिजिटल ID यूज़ करना, डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, डिजिटाइज्ड तरीका यूज़ कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो दिस हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जो दिखाता है कि इंडिया इज़ ए ब्राइट स्पॉट। और अगर हम इन करंट सिनेरियो का बात करें, ये तो ओवरऑल सिनेरियो था, करंट सिनेरियो का बात करें तो अप्रैल में IMF ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 8.2% होगा, जिसमें उसे घटाना पड़ा, जुलाई महीने में 7.4% कर दिया गया और रिसेंटली सितंबर में और घटा के 6.8% कर दिया गया। तो ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज ये डिक्लाइन बेसिकली इस हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस जो है वो बहुत एडवर्स है, जैसे कि चाइना ताइवान का वॉर हो गया, ये का टेंशन जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसके कारण सप्लाई साइड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। फिर रिसेशंस चल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, प्लस जो टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी RBI कर रहा है इंडिया में, इन कारणों से, नेगेटिव कारणों से इंडिया का GDP जो फोरकास्ट है उसको घटा दिया जा रहा है फ्रॉम अप्रैल में जैसे 8.2, फिर जुलाई में 7.4, सितंबर में 6.8। और IMF जो है इंडिया का जो फाइनेंशियल 23 का अगर हम बात करें तो GDP ग्रोथ फोरकास्ट पहले 7.4% रखा था, उसको अब घटा करके 6.8% कर दिया है। सो बट स्टिल इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट, क्योंकि अगर हम क्वार्टरली डेटा देखें तो ग्रोथ रेट हुआ है, और बिकॉज ऑफ द इज रेस्ट्रिक्शंस इन आफ्टर कोरोना, और दूसरा की बेस इफेक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज US इन्फ्लेशन प्रेशर फर्दर इंटेंसिफाइड इन सितंबर। तो सितंबर में फिर से इन्फ्लेशन रेट जो है USA में बहुत बड़ा टेंशन का कारण हो गया है USA में कि सितंबर में फिर से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ हाउसिंग जो है, और हाउस का जो कॉस्ट है और अदर नेसेसिटीज़ जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम डेटा का देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 8.2% तक चला गया है सितंबर महीना में, कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर से। और अगर हम मंथ ऑन मंथ का बात करें तो प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ बाय 0.4%, दैट इज़ अगस्त से लेकर सितंबर में 0.4% प्राइस हाइक हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस में। और अगर हम जुलाई से अगस्त का बात करें तो 0.1% से इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन अगर हम फूड एंड फ्यूल बेसिकली जिसमें हटा देते हैं, अगर उसको देखें तो अगस्त से सितंबर में 0.6% इंक्रीज़ हुआ है इन्फ्लेशन रेट। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें कोर इन्फ्लेशन तो 6.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हुआ है। तो दिस हैज़ बिकम ए वेरी बिग इशू इन US, एंड फेडरल रिजर्व्स ऑलरेडी जो है वहाँ का US का सेंट्रल बैंक ने 5 बार रेट हाइक ऑलरेडी कर चुका है, पर इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। तो और ये इन्फ्लेशन बेसिकली जो है हेल्थ सर्विसेज, ऑटो रिपेयर, हाउसिंग सर्विसेज का प्राइस बढ़ने के कारण हो रहा है। जैसे हाउसिंग प्राइस जो है 0.8% बढ़ गया सितंबर में, ये बिगेस्ट इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 32 ईयर्स में हाउसिंग प्राइस इंक्रीज़। तो इन कारणों से ऑफ कोर्स US फेडरल रिजर्व परेशान है, इट वांट्स टू कर्टेल इन्फ्लेशन, और उन्होंने पहले ही कहा दिया था कि इट विल बी वेरी मच एग्रेसिव विद द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ in order to contain the inflation within the desirable limits। तो इस कारण से US इन्फ्लेशन प्रेशर जो है क्योंकि सितंबर में बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स नवंबर में जब फेडरल रिजर्व मीटिंग होगा तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द interest rate will further increase. So these are all the top news from the economy and finance section today. So if you liked it, please like the video and subscribe to my channel. Thank you so much.